हेलो बच्चों, कल हमने पाठ 2 बचपन की लेखिका कृष्णा सोबती का जीवन परिचय पढ़ा। आज हम उस पाठ को शुरू करेंगे। बच्चों, पाठ शुरू करने से पहले मैंने यहाँ लिखा है संस्मरण। संस्मरण क्या होता है? कृष्णा सोबती ने अनेक रचनाएं लिखी हैं, अनेक कविताएं, कहानियां, लेख, निबंध, बहुत कुछ उन्होंने लिखा है साहित्य में। संस्मरण क्या है? संस्मरण हिंदी साहित्य की एक विधा है। विधा क्या होती है? अब आप ये सोचेंगे, विधा यानी प्रकार का रूप साहित्य का, साहित्य को प्रस्तुत करने की एक कला, उसे विधा कहते हैं। बहुत सारी विधाओं के द्वारा साहित्य हम पढ़ते हैं, जैसे कविता, कहानी, निबंध, ये सब क्या है? पत्र, ये सब साहित्य की विधाएं हैं। साहित्य को प्रस्तुत करने के अलग अलग रूप हैं। संस्मरण साहित्य की वह विधा है जिसमें लेखक अपने किसी व्यक्तिगत अनुभव को आत्मीय रूप से प्रस्तुत करता है कि उसने अपना कोई पर्सनल ऐसा एक्सपीरियंस है, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को वह लिखकर और हमारे साथ शेयर करता है, और उस प्रस्तुतिकरण का एक चित्र हमारे सामने उपस्थित हो जाता है। संस्मरण, स्मरण का मतलब होता है याद। तो अपनी स्मृति को, अपने व्यक्तिगत अनुभव को, उस अनुभव को वो हमारे साथ शेयर करता है, हमारे सामने साहित्य में, साहित्यिक भाषा में, एक स्वस्थ और नपीतुली भाषा में हमारे साथ वह शेयर करता है, साझा करता है, हमारे सामने प्रस्तुत करता है। उसे संस्मरण कहते हैं। कि बचपन की या कोई भी ऐसी घटना है, कोई दृश्य है, कोई ऐसा प्रसंग है जो बहुत मन को गहराई तक उसने अनुभव किया है, उस प्रसंग को, उस घटना को, उस दृश्य को एक स्मृति के रूप में वो हमेशा स्मरण रखता है ना? हम सभी रखते हैं। बहुत सारे अनुभव हमारे जीवन में भी ऐसे अनुभव होते हैं, ऐसी घटनाएं होती हैं, ऐसे दृश्य हम देखते हैं कि जो हम कभी नहीं भूल पाते हैं। तो ऐसी स्मृतियां हमेशा हमारे साथ रहती हैं। तो लेखक जो होता है बच्चों, जो लिखता है, जिसके पास बहुत सारे शब्द होते हैं, है ना, और जिसे लेखक बहुत सारी विधाओं में अपना कार्य करता है, तो लेखक ने यहाँ पर कृष्णा सोबती लेखिका ने अपने बचपन के एक संस्मरण को, एक याद को, एक स्मृति को, अपने व्यक्तिगत अनुभव को यहाँ पर हमसे साझा किया, हमसे शेयर किया है। तो संस्मरण लेखक अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर लिखता है, और यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं होती है ना? कहानी में फिर भी काल्पनिकता होती है, फैंटेसी होती है, लेकिन संस्मरण हमेशा याद पर लिखे जाते हैं, अपने एक्सपीरियंस पर लिखे जाते हैं। तो ये इनमें सच्चाई होती है, सच होता है। तो लेखिका ने अपने बचपन की याद को, बचपन में वह क्या किया करती थी, उसका बचपन कहाँ बीता, किस तरह से बीता, कैसा वातावरण था, किस माहौल में वे रहते थे, कैसी पोशाक पहनते थे, क्या क्या चीजें बचपन में उन्हें खाने को मिला करती थी, ऐसी बहुत सारी यादों को उन्होंने हमारे साथ, उन्होंने हमें बताया है। बहुत सारे अनुभव को उन्होंने इस लेसन में अपने बताया है कि उनका बचपन कैसा था, है ना? बचपन के बारे में बता रही है कि हम अभी जब आप ये कहानी, ये संस्मरण पढ़ रहे हैं, तो उस समय शायद मेरी उम्र बहुत दादी नानी की रही होगी, क्योंकि लेखिका तो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन इस लेसन के माध्यम से, इस पाठ के माध्यम से वो हमसे अपनी बात कह रही है। तो बचपन के बारे में लेखिका ने अपने बचपन के बारे में हमें यहाँ पर इस अध्याय में बताया है। कृष्णा सोबती जो इस पाठ की लेखिका हैं, उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें इस पाठ के माध्यम से हमें बताने की कोशिश की, और यह संदेश देने का प्रयास किया है कि इस बचपन में
आज का जो बचपन है वह हमारे बचपन से किस तरह अलग है और उनका बचपन कैसा हुआ करता था, आज के बच्चों का बचपन कैसा है, यही सारी बातें वे हमें बताना चाह रही है इस पाठ के माध्यम से। तो बच्चों, इस पाठ की एक इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया कि इस लेसन में, इस पाठ में क्या है। ठीक है, यह एक संस्मरण है। संस्मरण हिंदी साहित्य की एक विधा होती है, लिखने का तरीका, लिखने की कला जो होती है वह होती है। और इस संस्मरण में लेखक अपने व्यक्तिगत अनुभव को, अपनी किसी स्मृति को या किसी घटना या दृश्य का वर्णन वह इस तरह से प्रस्तुत करता है कि उस दृश्य का, उस घटना का चित्र हमारे सामने प्रस्तुत हो जाता है। बहुत आत्मीयता से वह इसका लेखन करता है। तो बचपन पाठ हम शुरू करेंगे। लेसन में रीड करूंगी, आप ध्यान से लेसन को सुनेंगे, समझेंगे, कठिन शब्दों के अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे और लेखिका हमसे क्या कहना चाह रही है उस संदेश को हम लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, तो नाउ टेक आउट योर बुक, लेसन 2, वसंत, पाठ 2, बचपन, कृष्णा सोबती के द्वारा लिखा गया पाठ। बचपन संस्मरण, लेखिका कृष्णा सोबती। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूं कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर पुकारते हैं। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ, शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में मैं पैदा हुई थी। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफी बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफेद पहनो, गहरे नहीं, हल्के रंग। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। पहले फ्रॉक, फिर निकर वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। बच्चों, कृष्णा सोबती जी कहती है कि मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। मैं तुमसे कुछ नहीं, बहुत बड़ी हूँ। कितनी बड़ी हूँ कि मैं तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी हो सकती हूँ, बुआ भी, मौसी भी। उम्र में तुमसे बहुत बड़ी हूँ, है ना। परिवार में सब लोग मुझे जीजी कहकर पुकारते हैं। और इन दिनों कुछ मैं सयाना यानी अपने आप को कुछ होशियार से महसूस करने लगी हूँ कि अब मैं बहुत उम्र में हो चुकी हूँ, शायद इसलिए कि मेरा जो जन्म है वो पिछली शताब्दी में हुआ था। शताब्दी यानी कि पूरे एक अरसा बीत जाता है उसके बाद, ना, पूरे शताब्दी के बाद, 100 वर्षों के बाद, कि शायद बहुत मेरा जन्म पिछली शताब्दी में हुआ था। सदी जो कहते हैं ना, सदी बीत गई। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफी बदलाव आए हैं। पहले मैं कुछ और पहना करती थी, है ना। वक्त के साथ साथ, समय के साथ साथ पहनने के कपड़ों के, पहनने के परिधान भी बदल चुके हैं। पर कई तरह से अब वस्त्र पहने जाने लगे हैं। पहले कुछ और पहना जाता था, अब कुछ और पहना जाता है। तो लेखिका बताती है कि मैं जिस शताब्दी में पैदा हुई, जिस शताब्दी में जिस सदी में मेरा जन्म हुआ, वह सदी मेरे पहनने ओढ़ने के, उस समय मेरा पहनने ओढ़ने का तरीका कुछ और हुआ करता था। लेखिका किस सदी की, अभी हम कौन सी सदी में है, 21वीं सदी में। तो लेखिका कौन सी सदी में जन्म लिया होगा, पिछली शताब्दी, यानी उन्होंने 20वीं सदी में जन्म लिया होगा। तो वे 20वीं सदी की बात कर रही हैं कि उस समय मेरा पहनना ओढ़ना, मेरा पहनावा जो था, पहनने की जो मेरी पोशाक थी वो अलग हुआ करती थी। पहले मैं बहुत रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी, तरह तरह के रंग कपड़ों में प्रयोग में लेती थी। लेकिन अब मेरा मन करता है कि मैं केवल हल्के रंग के कपड़े पहनूं, गहरे रंग के कपड़े नहीं। और मैंने पिछले दशकों में यानी पिछले 10 वर्षों में मैंने कई तरह की पोशाकें पहनी हैं। पहले फ्रॉक पहनती थी, फिर निकर वॉकर हुआ, फिर स्कर्ट हुआ, फिर लहंगे हुए, गरारे, और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। तो इस तरह से बच्चों, समय के साथ साथ पोशाक में भी परिवर्तन हुआ। पहले वे कुछ और पहना करती थी, फिर उन्होंने धीरे धीरे अपने पहनावे को, अपने रंगों को अलग प्रयोग में लेना शुरू किया। बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद है।
हल्की नीली और पीली धारी वाली फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ, एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल। जिस तरह की वो फ्रॉक पहना करती थी वो उन्हें अभी तक याद है, एक संस्मरण है, स्मृति है उनके मन में अभी भी, है ना, कि बचपन में हमारे साथ भी ऐसा होता है बच्चों, कुछ ऐसी यादें रहती हैं, जैसे कपड़ों को लेकर भी, जिस तरह से लेखिका अपनी फ्रॉक को याद कर रही है, हम भी कई बार ऐसा होता है कि हमारी कोई ऐसी ड्रेस है जिसे हम बहुत पसंद करते हैं, बचपन में हम बहुत पहना करते थे, तो जब बड़े हो जाओगे तो मम्मी बताएगी कि इस ड्रेस को ये बहुत पहनता था या पहनती थी, इसे यह ड्रेस बहुत अच्छी लगती थी, है ना। तो लेखिका भी बता रही है कि एक फ्रॉक उसे बहुत याद है अच्छे से, कि वह नीली और पीली धारी वाला फ्रॉक था। वह उस फ्रॉक के बारे में लेखिका पूरा वर्णन कर रही है कि किस तरह की वो फ्रॉक पहना करती थी। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबिन का चलन था, कि उस समय फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल रखा करते थे और हम बालों में बहुत सुंदर सुंदर रिबिन फ्रिल वाले लगाया करते थे, है ना, रिबिन का एक फ्लावर बनाकर और बालों में लगाया करते थे। तो इस तरह का पहनावा, इस वेशभूषा उस शताब्दी में लेखिका, जिस शताब्दी में लेखिका का जन्म हुआ, तब वो पहना करती थी। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक जिसके नीचे फर टकी थी, दो ट्यूनिक भी याद है, एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी, दूसरा ग्रे और उसके साथ सफेद कोटी। तो लेखिका अपने पहनावे को याद कर रही है। इस पैराग्राफ में इस गद्यांश में लेखिका अपनी सदी के पहनावे के बारे में बता रही है कि किस तरह की पोशाक वो पहना करती थी और अब उनकी पोशाक पहनने में, उनके रंगों के चुनाव में, चयन करने में कितना अंतर आ गया है, कितना फर्क आ गया है। मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद है। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे, वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, इसकी सख्त मनाही थी। तो लेखिका बता रही है कि हम उन्हें अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद है, कि वे जब जाती थी स्कूल, तो जब आप लोग भी मोजे सॉक्स पहनते हैं ना स्कूल जाते हैं, तो उनके घर में उस समय सॉक्स खुद ही धोया करते थे, है ना, मोजे खुद ही धोना पड़ते थे। और हम भी जब हमारे समय भी स्कूल जाते थे तो हमारे मोजे तो हम ही धोते थे, हमारी मम्मी या और कोई नहीं धोता था, है ना। मोजे, रुमाल, अपने रिबिन, इन सबको प्रेस करना, अपनी यूनिफॉर्म को सही रखना, जूते की पॉलिश करना, ये सब काम हमारे समय तक भी हम ही करते थे। अब आप बच्चे अपनी मम्मियों से करवाते हैं, जो कि गलत है ना। तो लेखिका बता रही है कि उस बचपन में जब उनका जन्म हुआ, तो बचपन में वे उन्हें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे, नौकर नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, उनके घर में इसकी सख्त मनाही थी। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते, धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। जूते ऐसे ही पॉलिश करते हैं, कभी जूते आप लोग पॉलिश करके देखना, आप लोग तो ऐसे ही जूते पहनकर स्कूल आ जाते हैं मोस्टली बच्चे, लेकिन जूतों की जो चमक है ना, वो पॉलिश करते हैं, जो पॉलिश करने के बाद जब कपड़े से उसे अच्छे से रगड़ते हैं, तो उसकी जो पॉलिश है वह बहुत चमकने लगती है ना, उसकी चमक उभरने लगती है। सर्वर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। यहाँ सर्वर नाम आया है। अब यहाँ पर पूरे हम लेसन को पढ़ेंगे तो सर्वर का कहीं जिक्र नहीं आया, तो हो सकता है कि सर्वर उनका कोई मित्र रहा हो, है ना, उस समय, या उन्होंने किसी को संबोधन किया हो इस नाम से। तो यह नाम जो है बच्चों सर्वर, ये कहीं और इसका जिक्र नहीं हुआ है इस लेसन में। तो ये सर्वर नाम का मित्र हो सकता है, उनका कोई रिश्तेदार हो सकता है, या वे किसी और को संबोधित करने के लिए इस शब्द का प्रयोग यहाँ कर रही है। मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है, हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं। कहना होगा कि पहले से कहीं ज्यादा आरामदेह है। हमें जब नए जूते मिलते उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता। तो कहती है कि मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। अब तो कई तरह के अलग अलग कंपनी के शूज आ चुके हैं जिनमें पॉलिश की जरूरत नहीं होती, वैसे ही वो चमकते हैं, गीला कपड़ा लगाओ और शूज चमकने लगते हैं, और पहले से ज्यादा कहीं आरामदेह भी है। पहले जब वे छोटी थी उन्हें नए जूते मिलते तो जूते मिलते ही वो शुरू हो जाते, उनके छालों का इलाज भी शुरू हो जाता। उन्हें था कि ये जूते हमें जरूर तंग है और पैरों में छाले हो सकते हैं।
तो जूते खरीदने के साथ ही छालों का इलाज भी वे लोग शुरू कर देते। जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई जरूर रखते। जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फर्क हो चुका है। अब लेखिका क्या कहती है कि जब भी कभी किसी लंबी सैर पर जाते हैं तो रुई को जरूर रखते, क्योंकि जूते में अगर छाले दर्द कर रहे हैं या जूता हमें परेशान कर रहा है तो रुई मोजे के अंदर रख लेते थे, जिससे कि हमें थोड़ा सा आराम मिलता। लेखिका कहती है कि अब इस हमारे इस बचपन में और तुम्हारे बचपन में तो बहुत फर्क हो चुका है। हर शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता। यह एक मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह ही नाक में इसकी गंध आने लगती। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मितली होने लगती। मितली यानी उल्टी होने लगती। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम न भी पीते तो वह शनिवारी दवा तो कुछ ज्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। तो लेखिका कहती है कि शनिचर यानी शनिवार, सैटरडे के दिन उन्हें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता। बहुत मुश्किल काम था उनके लिए, लेकिन जरूरी था पीना। जैसे अभी मम्मी आपको बोनविटा का दूध बना कर देती है, पीना बहुत जरूरी है बेटा, दूध बहुत जरूरी है ना, कहती है ना। क्यों कहती है? सेहत के लिए, ताकि आपकी सेहत अच्छी रहे। बादाम खिलाती है भिगो कर आपको, ड्राई फ्रूट्स खिलाती हैं, वो सब किसके लिए? आपकी सेहत के लिए। तो जब लेखिका का जन्म जिस शताब्दी में हुआ, उस बचपन में लेखिका को कैस्टर ऑयल या ऑलिव ऑयल पीना पड़ता। ऐसा मानते थे उनके बड़े बुजुर्ग कि यह पीने से उनकी सेहत ठीक रहती। वो बहुत ही मुश्किल था उसे पीना, उनको देखते ही उल्टी होती थी, लेकिन फिर भी उन्हें पीना पड़ता था। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियां भी बदल गई है। लेखिका कहती हैं कि अब बहुत अंतर आ गया है, बहुत डिफरेंस आ गया है उस समय में और इस समय में, उस बचपन में और इस बचपन में। उस बचपन के बच्चों की जो दिलचस्पियां थी, शौक थी, रुचियां थी, इंटरेस्ट था, वो अब बदल गया है। अब आज के बच्चों में अलग इंटरेस्ट है, उस समय के बच्चों के अलग इंटरेस्ट थे, उनके शौक अलग थे। आज के समय के बच्चों के शौक अलग हैं। हमारे समय में भी जैसे हम लोग बाहर खेलना पसंद करते थे, आप लोग घर के अंदर रहते हैं और घर में ही रहकर मोबाइल्स और वीडियो गेम्स ज्यादा पसंद करते हैं, है ना। अभी तो बाहर हम जा भी नहीं सकते कोरोना में, लेकिन आउटर गेम की बजाय बच्चे आजकल इंडोर गेम्स पसंद करते हैं। इंडोर में भी मोबाइल्स पर और लैपटॉप, वीडियो गेम्स, इन्हें ज्यादा पसंद करते हैं। तो बच्चों की शौक, रुचि बदली है। खाने पीने में भी बच्चों की रुचियां बदल चुकी है। पहले बच्चे कुछ और दिलचस्पी लेते थे खाने में, कुछ अलग तरह का खाना पसंद करते थे। कुल्फी वाला आया है मोहल्ले में तो कुल्फी खाते थे, बर्फ का गोला खाते थे, अलग अलग तरह की वो बॉम्बे की मिठाई वाला आता था वो खाते थे। लेकिन आजकल के बच्चे जो है फास्ट फूड खाना पसंद करते हैं, जो कि सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, फिर भी खाते हैं बच्चे, उनका शौक उसमें है। और भी ऐसे कई तरह के शौक हैं बच्चों के जो पहले के बच्चों से अब काफी बदल चुके हैं। तो लेखिका बताती है कि बहुत अंतर आ गया, बहुत डिफरेंस आ गया है उस समय में और आज के समय में। हमारे समय के बच्चों के बचपन में और आज के बच्चों के बचपन में, दोनों में बहुत अंतर आ गया है। उनके शौक भी, उनके इंटरेस्ट भी बदल चुके हैं। याद रहे, उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविजन नहीं थे। हमारे बचपन की कुल्फी आइसक्रीम हो गई है, कचौड़ी समोसा पैटीज में बदल गया है, शहतूत और फालसे और खसखस के शरबत वो पेप्सी में बदल गए हैं। लेखिका क्या कहती है कि उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन हुआ करते थे। ग्रामोफोन होता है ना कि वो ऐसे ऐसे सीडी टाइप चलता है बड़ा सा, उसमें ऐसे करके तार लगा देते हैं जो म्यूजिक बजता है, या अलग तरह के ग्रामोफोन। तो उस समय ऐसे हुआ करते थे, वही लोग सुना करते थे। रेडियो, टेलीविजन ये उस समय नहीं थे, टेलीविजन तो बहुत देर से आया। और पहले जो बचपन में कुल्फी मिला करती थी, अब वो आइसक्रीम हो गई है। और कचौरी समोसा जो पहले मिला करता तो पैटीज में बदल गया है। आजकल के बच्चे कचौरी समोसा खाना पसंद नहीं करते, पैटीज ज्यादा खाना पसंद करते हैं। शहतूत और फालसे और खसखस के शरबत कोक और पेप्सी में बदल गए हैं। और अब तो एक नया ड्रिंक आ गया, मॉकटेल आ गया है। तो ऐसे नए नए ड्रिंक्स आते जा रहे हैं, नए नए पदार्थ, खाने के व्यंजन भी बदलते जा रहे हैं। उन दिनों कोक नहीं, लैमनेट विंडो मिलती थी। लैमनेट विंडो ये सब कोल्ड ड्रिंक्स के नेम्स हैं।
शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगर्स और डेविको रेस्तरां की चॉकलेट और पेस्ट्री मजा देने वाली होती। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। हमारा घर मॉल से ज्यादा दूर नहीं था। एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते। वहां से एक उतराई उतरते और मॉल पर कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मनभावनी। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। सबसे ज्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफी का स्टॉक रहता। चॉकलेट टॉफी जो आज इतनी बेदर्दी से बांटी जाती है कि जिसका बर्थडे हुआ वो बांट रहा है, छोटी सी कुछ भी। आजकल चॉकलेट और टॉफी का कोई महत्व नहीं रहा, कभी भी कोई भी खा सकता है, कितनी भी खा सकता है ना। बर्थडे पे तो विशेष रूप से बहुत सारी खा लेते हैं। पहले ऐसा नहीं था, पहले चॉकलेट भी लिमिट से दी जाती थी घरों में। पेरेंट्स बहुत ज्यादा उसके लिए अवेयर हुआ करते थे कि बच्चा इतनी चॉकलेट खा रहा है, क्यों खा रहा है, उसे हफ्ते में एक ही बार दी जाएगी। ब्रेड, जो भी चीजें जो खाने की जो सेहत के लिए जो अच्छी नहीं है ना, स्वास्थ्यवर्धक नहीं है, उन चीजों को खाने के लिए पहले हमारे बचपन में भी फाउंडेशन हुआ करती थी कि नहीं इतना नहीं खाना है, आइसक्रीम कम खाना है ना, चॉकलेट इतनी नहीं खानी है, कम ही खानी है, एक या दो खानी है। तो लेखिका को भी हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। लेखिका एक हफ्ते चॉकलेट नहीं खाती तो दूसरे हफ्ते फिर एक चॉकलेट और खरीद लेती तो दूसरी बच जाती। इस तरह उनके पास चॉकलेट और टॉफी का स्टॉक हो जाता है ना। वो एक हफ्ते अपनी टॉफी नहीं खाती, उसे बचा के रख दी, दूसरे हफ्ते फिर उनके पास टॉफी आ जाती, तो इस तरह उनके पास स्टॉक रहता। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी न खाती, घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मजा ले ले खाती। शिमला के काफल भी बहुत याद आते हैं, खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी रस भरी कसमल। काफल शिमला का फल होता है, फ्रूट होता है ना। तो चेस्टनट एक और गजब की चीज, आग पर भुने जाते और फिर छिलके उतार कर मुंह में। चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण। हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया जो तब थी वह अब भी नजर आती है। पुराने कागजों में बनाई हुई इस पुड़िया का निरा हाथ का कमाल है। चना जोर गरम खाते हैं ना हम, जो चने ऐसे दबाए दबाए हुए चने, प्याज, केरी, टमाटर है ना, इन सब के साथ मिक्स करके हम अक्सर किले पे जाते हैं तो बहुत सारे चना जोर गरम वाले खड़े होते हैं फोर्ट पर, है ना। वही चना जोर गरम जो पहले था, लेखिका कहती है आज भी वही चना जोर गरम है, वही पुड़िया में बांध कर उसी तरह से दिया जाता है। हाँ, वह यही का यही है। पुराने नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाए। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू में लाया मजेदार चना जोर गरम उस दिन स्कूल के हर बच्चे को आता था। चना जोर गरम बाबू में लाया गाना है चना जोर गरम पर, और उस समय हर बच्चे को वो गाना आता था क्योंकि चना जोर गरम उस समय बहुत मिलता था। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकवाते, पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खास ही लय और रफ्तार थी। छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मजे किए, घोड़ों की सवारी की है। शिमला में हर बच्चे को कभी न कभी यह मौका मिल ही जाता था। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कम तर्क करके समझते, उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब हष्ट पुष्ट और खूबसूरत, उनकी बात फिर कभी। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने झाकू का पहाड़, ऊंचा चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। लगता इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। लेखिका का बचपन कहाँ बीता? शिमला में। तो शिमला आप लोगों में से भी बहुत से बच्चे शिमला गए होंगे, और वहां पर हमने देखा ना कि मार्केट भी लगता है बहुत, शिमला का बाजार भी लगता है ना, वहाँ बहुत सारी चीजें मिलती है। चर्च भी है वहां पर, एक बाजार जहाँ लगता है वहाँ चर्च भी है। तो लेखिका शिमला के बारे में भी बता रही, शिमला के प्रमुख स्थानों के बारे में हमें बता रही है कि वो कहाँ कहाँ घूमते थे सारे बच्चे, उनके बराबरी के घर के और उनके मित्र किस किस स्थान पर वो लोग जाते थे। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है,
गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही है। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी। रिंच पर की रौनक और माल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने। स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल, कोलाहल यानी शोर। सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। इसकी पटरियां, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी दूर पर थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। सर्वर यानी संबोधन है किसी को, तो बता रही हैं वो कि इस तरह से शिमला का दृश्य हुआ करता था। जब उनका बचपन शिमला में बीता तो उस समय शिमला में ये सारे स्थान वहां पर इस तरह के हुआ करते थे कि एक स्कैंडल पॉइंट के सामने एक दुकान हुआ करती थी। उस दुकान के शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का एक मॉडल बना हुआ था, है ना। इस तरह से बहुत बड़ी शिमला और कालका ट्रेन का एक मॉडल सा वहां पर बना हुआ था दुकान के सामने। सब कुछ उन्हें याद है और उसी स्मृति को, उसी अपनी याद को वो यहाँ संस्मरण के रूप में हमें बता रही है। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज आती, बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर, यह देखो, और वह गायब। उसकी स्पीड ही इतनी तेज लगती। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। यह वह दुकान थी जहां मेरा पहला चश्मा बना था। वहां आंखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। लेखिका बताती हैं अपनी किस याद को वो बता रही हैं कि कब उन्हें पहली बार चश्मा लगा, है ना। पहली बार वे उन्होंने चश्मे को कब पहना, इसके बारे में वे हमें बताती हैं। शुरू शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते आंखों में कुछ तकलीफ है, इस उम्र में ऐनक, दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहिब का कहा दोहरा देती, कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी। अब पहले के जमाने में चश्मा लगना काफी ऐसा बड़ी बात हो जाती थी कि चश्मा लग गया, इन्हें आंखें कमजोर है, खाता पीता नहीं है बच्चा, इसका मतलब चश्मा लगा है कि आपके अंदर कोई कमजोरी है ना, शरीर में कोई कमजोरी है इसलिए आपको चश्मा लगा है। तो लोग तरह तरह की राय देते हैं कि दूध पिया करो, ये खाया करो, वो चश्मा लगना अच्छी बात नहीं है, अपने शरीर को मजबूत बनाओ। तो इस तरह से लेखिका को भी जब पहली बार चश्मा लगा तो कई लोग उसे देखते और उनका चेहरा भी उनको बहुत अटपटा लगता। चश्मा लगाएंगे तो चेहरा भी अटपटा लगेगा, तो उन्हें बहुत अटपटा लगा। आज तो सभी को चश्मा लग जाता है क्योंकि आप लोग स्क्रीन पे ज्यादा रहते हैं, इसलिए बहुत सारे बच्चों को आंखों की प्रॉब्लम हो जाती है। वैसे डॉक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा, नंबर बस कम ही होता रहा। मैं अपने आप इसकी जिम्मेदार हूँ। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगी तो इसके अलावा और क्या होगा। हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है। आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। मैं खींची कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा न लगा। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही। सूरत बनी लंगूर की, नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ हाँ। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा। कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। जब कभी उतरा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर ली है, कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहज सहल सुभीते वाली हिमाचली टोपियां। तो इस तरह लेखिका ने, कृष्णा सोबती जी ने, अपने बचपन के बारे में हमें यहाँ पर बताया है, अपने बचपन की यादों को हमसे यहाँ पर शेयर किया है। तो बच्चों, इस तरह के बचपन एक सदी के पहले हुआ करते थे और आज के बचपन में और उस बचपन में बहुत फर्क आ गया है। बच्चों की दिलचस्पियां, रुचियां, शौक सब कुछ बदल गए हैं, पहनावे में अंतर आया है, काफी वातावरण में बहुत कुछ
बदलाव हमें देखने को मिलता है। तो आपने बहुत अच्छा संस्करण पढ़ा आपने बच्चों। अब इसके प्रश्न उत्तर हम करेंगे।